देखिएगा इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले इंडियन सोसाइटी क्या होता है और हम डिस्कस करने वाले हैं कि शिक्षा क्या होती है। तो ये जो फर्स्ट वाला है एजुकेशन, ये सभी लोग जानते होंगे, जानते हैं ना एजुकेशन क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं तुम्हारी तरफ से, आप लोगों की तरफ से। आप लोग मुझे बताएं कि एजुकेशन क्या होता है। व्हाट इज एजुकेशन? जल्दी जल्दी कमेंट करें। और जो लोग वॉइस के थ्रू यानी कि आवाज के थ्रू बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। बाई एजुकेशन आई मीन टू ऑल अराउंड ग्रोइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। हाँ ठीक है। सर्वांगीण विकास, सबसे बढ़िया जो डेफिनेशन मुझे लगता है, सबसे बढ़िया जो मीनिंग मुझे लगता है, वो अभी मनीषा गोस्वामी ने कहा कि भाई सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण मीन्स कि हर चीज का विकास हो जाए। इस चीज को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। हाँ, सरबजीत कह रही महात्मा गांधी ने कहा। हाँ बिल्कुल सही बात है, महात्मा गांधी ने कही ये डेफिनेशन। फिर मेघना कह रही है जो स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है, फिजिकल, मेंटली, सोशली और कल्चरली, तो वो क्या होता है? एजुकेशन। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल। आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि बीएड के थर्ड सेमेस्टर में आप लोग आ गए हैं, तो सभी लोग ये बात जानते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तीन चीजें मैंने यहाँ पे रखी हैं। कॉन्टेम्पररी, जिसे हिंदी में समकालीन कहा जाता है। एंड सेकेंडली इंडियन सोसाइटी, जिसे हम भारतीय समाज कहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने बात की एजुकेशन की, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी जानते हैं। वैसे इनको भी हम जानते होंगे, स्टेप बाय स्टेप इनकी भी चर्चा करेंगे। हमने एजुकेशन को डिस्कस कर लिया। एजुकेशन मीन्स किसी भी बालक का फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, मॉरल और तमाम तरीके से उसका डेवलपमेंट कर देना ही क्या कहलाता है? एजुकेशन कहलाता है। अर्थात एजुकेशन किसी को हम दे रहे हैं तो क्या होगा? वो उसके डेवलपमेंट की बात करेगी। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब देखिएगा फर्स्ट वर्ड जो था हमारे पास था वो कॉन्टेम्पररी। कॉन्टेम्पररी को हिंदी में कहते हैं समकालीन। समकालीन मतलब समझते हैं? समकालीन मतलब समझते हैं बच्चों? हाँ आप बताओ मुझे। आप एजुकेशन तो बड़े अच्छे से बता दिए तुम लोगों ने। हाँ, सवाना कह रही है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके द्वारा विद्यार्थी के बिहेवियर में हाँ परिवर्तन किया जाता है। अवांछनीय नहीं, वांछनीय परिवर्तन किया जाता है, अवांछनीय नहीं होता है। मनीषा कह रही है एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, इट इज एन ऑलराउंड डेवलपमेंट। हाँ ये बिल्कुल सही है, एजुकेशन की बात हमने कर ली। अब मुझे बताओ कि समकालीन यानी कि कॉन्टेम्पररी क्या होता है। कुछ इमेजेस मैंने लगा रखी हैं स्लाइड्स में, तो जो डिस्प्ले हो रही होंगी इसको देखकर आप मुझे एक्सप्लेन करें क्या होता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। हाँ क्विकली, रेस्पॉन्स क्विकली होना चाहिए भाई। समकालीन मीन्स शायद कुछ समय पहले। हाँ और लोग बताएं, और लोग बताएं। कॉन्टेम्पररी प्रेजेंट टाइम, मनीषा कह रही है प्रेजेंट टाइम। और बताएं। हाँ वॉइस में बताएं, वॉइस में बताएं। सरबजीत क्या होता है कॉन्टेम्पररी? व्हाट इज कॉन्टेम्पररी? मनीषा आज नेटवर्क ठीक है? वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिएगा। सर टीम की अगर आप बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे ग्रेड टू ग्रेड आगे आगे बढ़ता है एप्लीकेशन को लेकर होता है, तो ग्रेड टू ग्रेड चेंज होता है और किसी की एजुकेशन को है वो आगे बढ़ाते बढ़ाते अब जो मॉडर्न टाइम में आ गए हैं और जो मॉडर्न टाइम के एजुकेशन को हम बढ़ा रहे हैं। हम्म। मेरी जाती है। हाँ सही है वैसे। ये बताएंगी हमें, मनीषा गोस्वामी बताएंगी व्हाट इज कंटेम्परेरी। क्या सरबजीत ठीक कह रही हैं? सर समय के साथ चलते चलते एजुकेशन में जो चेंज हुआ है, कंटेम्पररी मीन्स मतलब समकालीन मीन्स यही हो सकता है। यही हो सकता है।
समकालीन वर्ड बहुत बार हम यूज करते हैं और इसे हम कहते हैं समकालीन इतिहास, हम कहते हैं कॉन्टेम्पररी। अभी हम एजुकेशन के मोड में कॉन्टेम्पररी का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर मैंने 5 इमेजेस लगा रखी हैं जो अपने आप में कुछ कह रही हैं। देखिएगा फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर वैदिक काल में क्या कर रहे हैं, वैदिक काल में क्या लोग क्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, अर्थात ध्यान लगा रहे हैं और कुछ लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो वैदिक काल में एजुकेशन का लेवल कुछ इस तरह से था। फिर उसके बाद में जो एजुकेशन आई, वैदिक पीरियड के बाद में जो एजुकेशन आई, बुद्धिस्ट पीरियड अर्थात बौद्ध धर्म या बौद्ध जो बौद्धकालीन जो एजुकेशन था वो, उसमें क्या होता था, एक गुरुजी होते थे, वो क्या करते थे, वो अपने जो अनुयायी होते थे, शिष्य होते थे, उनको क्या उपदेश दिया करते थे, उनको ज्ञान दिया करते थे। और ये जो लोग थे, इनको बौद्ध भिक्षुक कहा जाता था। अर्थात ये भिक्षा मांगते हुए अपने जीवन को चलाते थे और भिक्षा मांगने के साथ साथ वो क्या करते थे, वो एजुकेशन को भी प्रोवाइड करवाते थे दूसरे लोगों तक। जिन लोगों का माइक खुला हुआ है वो माइक को ऑफ कर लें प्लीज। जैसे मैं कहूंगा तो तब खोलना माइक को, है ना। हाँ जी, तो बौद्ध धर्म में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था एजुकेशन का। फिर उसके बाद मुस्लिम धर्म आया, मुस्लिम धर्म में एजुकेशन थोड़ी सी परिवर्तित हो गई। एजुकेशन मकतब और मदीने में या मस्जिद में दिया जाने लगा और जो मकतब था उसे मदरसा कहा जाता था और जो कुतुब थी उसे मस्जिद कहा जाता था। एंड लास्ट इज ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशन क्या हो गई, पूरा एकदम डेवलप हो गई। अर्थात अंग्रेजों के टाइम में जो इंडिया का एजुकेशन रहा वो क्या हो गया, वो काफी कुछ चेंज हो गया था। और यहाँ पर क्या आ गया था, 10+2 वाला फॉर्मूला आ गया था, 10+2 वाला। और बोर्ड भी बन गए थे और इस तरह से एजुकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया था। कॉन्टेम्परेरी की बात करें तो कॉन्टेम्परेरी मीन्स एक पीरियड से, यानी कि एक निश्चित समय से क्या होना, एक निश्चित समय तक पहुंचना, अर्थात टाइम टू टाइम अपडेटेड होते रहना। समकालीन मीन्स काल, समझते हैं ना, काल, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स। समकालीन, एक के बाद दूसरा काल आएगा। अभी चल रहा है ना, अभी कौन सा चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, आधुनिक काल, अभी मॉडर्न एजुकेशन चल रही है। अर्थात हम आधुनिक काल में हैं। अगर पास में जाए तो कैसा था, ब्रिटिश पीरियड था। उससे पहले जाए तो मध्य काल था जिसे मुस्लिम पीरियड कहा जाता है। फिर उससे पहले कौन सा था, बौद्ध धर्म था, यानी कि बौद्ध पीरियड था। और उससे पहले कौन सा था, वैदिक धर्म। और वैदिक धर्म की अगर बात करें तो वैदिक धर्म में अगर आप देखेंगे तो वैदिक धर्म बहुत पुराना धर्म है कि नहीं है। वैदिक काल क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल। फिर उसके बाद आया उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। और इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोगों का एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा था। इसमें हमने तमाम सारे वेदों की रचना की, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिएगा बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर हम इन वेदों की स्टडी कर ले ठीक तरह से तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा अर्थवेद में सारी वो कलाएं हैं जो हम डॉक्टर में, या जिसे मेडिकल कहते हैं ना, मेडिकल। और जो आजकल आप देख रहे होंगे बाबा रामदेव, तो बाबा रामदेव को अर्थवेद का कुछ मिल गया था और इन्होंने इसे स्टडी किया और सारी चीज आयुर्वेदिक बना दी। और देख रहे होंगे आज की वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेसमैन बन गए हैं। और सामवेद की बात करें तो ये संगीत वाला इसमें पोर्शन था, इसमें म्यूजिकल था। और अगर यजुर्वेद की बात करें तो इसमें क्या था, इसमें था आपका कि भाई यजुर्वेद में धनुर्विद्या, यानी कि क्षत्रियों के लिए जितनी भी चीजें होती थी वो यजुर्वेद में सारी शामिल है। और अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में उपासना की बात की गई है। अर्थात अपने आराध्य को किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उन्हें उनकी पूजा कर सकते हैं, नेचर को किस तरह से पूज सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों का यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। देखिएगा एक कंटिन्यू काल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिएगा कौन से काल की हम लोग बात कर रहे हैं। एक सेकंड मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जरा, थोड़ा सा। ये देखिएगा, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ सबको ना, ये रंगीन हो गया। हाँ देखिएगा हम कौन से काल की बात कर रहे हैं, देखिएगा बच्चों
फर्स्ट मैंने रखा है वैदिक पीरियड, सेकेंड बुद्धिस्ट पीरियड, एंड थर्ड इज मुस्लिम पीरियड, एंड फोर्थ इज ब्रिटिश पीरियड। देखिएगा, एक काल के बाद दूसरे काल का शुरू होता है। मैंने कहा ना समकालीन, सम मीन्स समान। कैसे समान? एक फिनिश हुआ दूसरा शुरू हो गया, दूसरा फिनिश हुआ तीसरा शुरू हो गया, चौथा फिनिश हुआ, इस तरह से क्या एक क्रम चला जाता है, तो उसे कहते हैं समकालीन। बहुत सारी हिस्ट्री की बुक में आपने पढ़ा होगा समकालीन इतिहास, समकालीन ये, समकालीन वो। तो ये क्या है? उस काल का प्रतिनिधित्व करता है। उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। एक बार इमेज को फिर से समझ लेते हैं कि जो हमारा वैदिक पीरियड था उसमें क्या होता था। वैदिक पीरियड में हम ओनली नेचर की उपासना करते थे, और हम जितना भी नेचर ने हमें दिया था ज्ञान, उस सबको हमने एक रिटिन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। और हम क्या करते थे, उस ज्ञान को गुरु जी या कोई ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, वो तमाम फॉर्म में अपने ज्ञान को क्या करते थे, दूसरों तक कन्वर्ट यानी कि पहुंचाते थे। आगे एक इमेज जो कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेद की रचना हुई थी, यजुर्वेद की हुई थी, सामवेद की हुई थी, अथर्ववेद की हुई थी। ऋग्वेद में क्या है? बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान है, नेचर की बात करता है। यजुर्वेद में क्या है? धनुर्विद्या, क्षत्रियो से संबंधित सारी चीजें किसमें है? यजुर्वेद में है। सामवेद में क्या है? म्यूजिकल, जितना भी म्यूजिकल पोर्शन है वो किसमें है? सामवेद में। अथर्ववेद में क्या है? जितना भी मेडिकल यानी कि आयुर्वेद है वो अथर्ववेद में है। देखिएगा, फिर इसके बाद एजुकेशन कहाँ चली गई? बौद्ध कालीन में चली गई। बौद्ध काल में क्या होते थे? बौद्ध काल में जिसके जो मेन थे वो कौन थे? महात्मा बुद्ध। उन्होंने क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या किया? उन्होंने लोगों तक ज्ञान पहुंचाना शुरू कर दिया। ये सब कौन है? उनके अनुयायी हैं। और ये कौन है? बौद्ध भिक्षुक। ये क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करते हैं भिक्षा मांगकर, और जो ज्ञान है, जो ज्ञान की ज्योति है, उसे लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना? तो ये ज्ञान गुरु जी ने ज्ञान दे रहे हैं, जो ये ज्ञान को प्राप्त करेंगे ये और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये क्या कहलाता है? बौद्ध पीरियड, अर्थात बौद्ध काल। अगला है मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम काल में यानी कि जिसे मध्यकाल कहा जाता है, एजुकेशन क्या हो गई? एजुकेशन थोड़ी सी बदल गई थी। कैसे बदल गई थी? यहाँ पर जो एजुकेशन था वो मदरसों में और मकतब यानी कि जो जिसे हम मदरसे कहते हैं, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होती है मस्जिद। तो मस्जिद और मदरसों में क्या दिया जाने लगा? नॉलेज दिया जाने लगा। लेकिन इसमें धार्मिक शिक्षा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। इसमें धार्मिक शिक्षा को पहले से ही हम क्या मानते थे? ज्यादा मानते थे। हम कहते हैं कि सबसे बड़ी जो शक्ति है वो क्या है? वो अल्लाह है। उसने पूरी दुनिया को बनाया। तो बहुत सारी चीजें हम इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। अब जैसे ही ब्रिटिश पीरियड आया तो एजुकेशन क्या हो गई? और चेंज हो गई। एजुकेशन क्या हो गई? मॉडर्न हो गई। हम एजुकेशन में हम उसका व्यवसायिक की बात करने लगे, हम उसे जॉब की बात करने लगे, हम उसे ऐसी चीज का बात करने लगे कि एजुकेशन के साथ साथ उसे क्या मिले? रोजगार भी मिले, या उस एजुकेशन से उसका जो डेली रूटीन है वो भी प्रभावित हो, उसमें भी क्या है? उसमें भी इम्प्रूव आए। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इसको। जिन जिन लोगों को समझ में आ गया वो कमेंट में यस टाइप करें, और जिनको नहीं आया वो नो टाइप करें। हाँ, सबाना यस, मनीषा यस, वर्तिका यस, मेघना मनराल यस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, ज्यादातर लोग यस कह रहे हैं, कोई नो वाला हो तो वो भी आंसर दे सकता है। ओके, अब बात करते हैं हम समाज की। समाज क्या होता है? उम्मीद करता हूँ समाज वैसे भी आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि बीएड थर्ड सेम के स्टूडेंट हैं, और बाइलक फोर्थ सेम में पढ़ रहे हैं, तो प्रमोट हो गए। तो आप सोसाइटी के बारे में भी जानते होंगे। तो आप लोग मुझे बताएंगे पहले कि सोसाइटी क्या होता है। समाज हाँ ऐसे जी। संबंधों का जाल है जिसमें कई समूह, कई वर्ग रहते हैं, उसे समाज कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। कोई और बताएं। सवाना कह रही है कि समाज संबंधों का जाल है जिसमें विभिन्न प्रकार के वर्ग रहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। बिल्कुल सही कहा है सवाना ने। कोई और अपनी बात को रखना चाहे तो बता सकते हैं।
I agree with Savannah. Any other student? Please tell me what is society in different words. क्विकली रेस्पॉन्ड, मैंने कहा है कि जल्दी रेस्पॉन्स किया करो। चलो तुम लोग नहीं करने वाले रेस्पॉन्स, जस्ट ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट करते हो तुम लोग। हाँ जी, समाज, बिल्कुल सही कहा है सबाना ने। देखिएगा समाज के अंतर्गत मैंने कुछ इमेजेस को यहाँ रखा है और ये इमेजेस ऑटोमेटिकली अपना एक्सप्लेनेशन खुद कर देती है, अर्थात खुद से इमेज बताने की, मतलब इसको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। और ऊपर से एक अच्छी सी डेफिनेशन यानी कि एक अच्छा सा अर्थ भी सवाना ने हमें यहाँ पे बताया। और प्रदीपिका आप कह रही हैं एक से अधिक लोगों के समुदाय को, समूह को समाज कहते हैं जिसमें सब व्यक्ति अपनी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही कह रही है प्रदीपिका भी। देखिएगा सोसाइटी मीन्स यहाँ पे देख रहे होंगे लोग खड़े हुए हैं, जूम कर लें इसे क्या। देखिएगा यहाँ पे क्या है, लोग हैं, तो कोई कुछ कर रहा है, 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 कहीं ना कहीं वो बिजी है। अर्थात समाज मीन्स एक ग्रुप, और ग्रुप में क्या होगा, लोग होंगे, और लोग क्या कर रहे होंगे, अपना अपना काम कर रहे होंगे, जो भी काम उन्हें दिया गया है। और उनके बीच में क्या होगा, आपस में कोरिलेशनशिप होगी, आपस में संबंध होंगे। हाँ, सरबजीत अब कह रही है एन एक्सटेंडेड सोशल ग्रुप हैविंग द डिस्टेंटिक, पता नहीं क्या लिखा है, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ सही है, अब जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लो, बहुत लेट रिस्पॉन्स करते हैं आप लोग। तो देखिएगा बहुत सारे लोग हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, और ये सब लोग काम करेंगे तो ये जो सोसाइटी ये क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा। समझ रहे, प्रोग्रेस मीन्स विकास करेगा। ये सब लोग अपना अपना काम अच्छे से करेंगे। जैसे सपोज करो आप टीचर बनने वाले हैं, अभी स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का काम होता है लर्निंग करना, और टीचर का काम होता है टीच करना। अब सपोज करो मैं अपना काम ना करूं और सैलरी लेता रहूं, ठीक है ना। ऐसे स्टूडेंट का काम है पढ़ना, फीस देता रहे, और वो लर्निंग कर नहीं रहा है, वो टीचिंग ले नहीं रहा है, फीस बराबर दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, सोसाइटी एक अच्छी दिशा में नहीं जाएगी। समझ रहे, तो प्रत्येक वर्ग अपना अपना काम अच्छे से करे और उनके बीच में रिलेशनशिप हो। कैसी रिलेशनशिप, मेरे और आपके बीच में दोस्ती का रिलेशनशिप नहीं हो। मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट है, तो हमारे बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप होगी। रिलेशनशिप पे संसार यानी कि जो हमारा समाज है वो डिपेंड है। लेकिन रिलेशनशिप कैसी होगी, जिस काम के लिए रिलेशनशिप डेवलप हुई है। हम लोगों के बीच कैसी रिलेशनशिप है, टीचर और स्टूडेंट की। अब मैं टीचर वाली रिलेशनशिप भूल के आपको पर्सनली क्या करने लगूं, मित्रता करने लगूं, आपके साथ बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेशन करने लगूं, तो वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है ना। तो समाज क्या कहता है, समाज कहता है कि समाज के जितने भी सदस्य हैं वो क्या करें, अपने अपने काम को अच्छे से करें, और उनके बीच में आपसी रिलेशनशिप भी हो। अगर रिलेशनशिप नहीं होगी तो फिर क्या होगा, वो समाज नहीं कहलाएगा। कुछ लोग समझ लेते हैं अगर रिलेशनशिप नहीं है तो भी समाज हो, नहीं बिल्कुल नहीं होगा भाई। अगर 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, अगर उनका आपस में कोई बोलचाल, कोई संबंध, कोई बातचीत नहीं है तो वहां पर समाज बिल्कुल नहीं हो सकता। एक चीज और सुन लें आप, कि पशु और पक्षियों में भी समाज होता है। क्यों होता है, उनके बीच भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पाई जाती है, इसलिए उन्हें भी समाज की संज्ञा दी जाती है। ऐसा नहीं कि जस्ट ओनली ह्यूमन में, मनुष्य में ही समाज होता है। और जितने भी वर्ग जहां पर लोग अपना अपना काम करते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, अपने अपने काम को करते रहते हैं, वहां पर क्या होगा, समाज होगा। और लेकिन वहां पर रिलेशनशिप भी होनी चाहिए। लेकिन वो समाज कैसा होता है, असभ्य समाज। और जो ह्यूमन का है, जो मनुष्य का है, वो कैसा है, वो सभ्य समाज है। ठीक है ना। तो समाज पशु और पक्षियों के बीच भी होता है, इस कंसेप्ट को आप समझ लें। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आप समझ गए होंगे कि सोसाइटी क्या होता है। दूसरी इमेजेस को, दूसरे पिक को समझने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा बहुत सारे लोग हैं दूसरी इमेज में भी,
और ये लोग क्या है, एक दूसरे को हैंडशेक कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। और हम जानते हैं कि एकता यानी कि अगर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे। क्या होगा, वर्क होगा, काम होगा। कब होगा, जब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग होंगे, विभिन्न विभिन्न सभ्यता के लोग होंगे, विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोग होंगे, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। और ये वाला इमेज भी यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला इमेज भी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसी बात को कहने की कोशिश कर रहा है कि लोग हैं, एक चैन में है, एक ग्रुप में है, और इन लोगों के बीच में क्या होगा, आपसी सहसंबंध, आपसी रिलेशनशिप। और मनुष्य के लिए कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ह्यूमन क्या एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन जब वो पैदा होता है, मैं कई बार आपको समझा चुका हूं कि जब वो पैदा होता है तो सामाजिक नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो सोशल होते चला जाता है, सामाजिक होते चला जाता है, ठीक है ना। आगे चले, उम्मीद करता हूं ये वाला चीज भी आप समझ गए होंगे। अगला है इंडियन सोसाइटी। देखिएगा, अभी हम बात कर रहे थे सोसाइटी की, अब हमने जोड़ दिया भारतीय समाज। देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो इंडिया का अगर थोड़े से पास्ट में जाएं, तो उस पास्ट की अगर बात करूं तो इंडिया में जो समाज था वो पहले से कई वर्गों में विभक्त था। जिन लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा अध्ययन किया होगा वो लोग जानते होंगे, या जिन लोग थोड़े से अवेयर होंगे वो लोग जानते होंगे कि हमारा जो सोसाइटी था वो पहले 4 भागों में विभक्त था। फर्स्ट में आते थे पंडित जी, सेकंड में आते थे क्षत्रिय, थर्ड में आते थे वैश्य, और फोर्थ में आते थे शूद्र। अर्थात काम को सही प्रकार से चलाने के लिए समाज को एक वर्ग में विभक्त कर दिया। अर्थात पंडित जी का काम क्या होगा, नॉलेज को प्राप्त करना और उस नॉलेज को दूसरे लोगों तक पहुंचाना। दूसरे वर्ग में कौन आते थे कि भाई नॉलेज भी ठीक है, ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन हमें अपनी रक्षा के लिए एक सैन्य सुरक्षा की आवश्यकता होगी। तो भाई दूसरे वर्ग का नाम क्या रख दिया, क्षत्रिय रख दिया, ठीक है। फिर तीसरे वर्ग, ये इनका काम क्या था, जिसे हम वैश्य कहते थे, इनका काम था वाणिज्य, अर्थात व्यापार का प्रचार प्रसार करना, व्यापार करना। भाई खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसका प्रबंध कौन करेंगे, ये करेंगे। और लास्ट में कौन आते थे, शूद्र। और शूद्र का काम क्या होता था, इन सब लोगों की सेवा करना, अर्थात इनके बताए हुए निर्धारित तथ्यों पर, निर्धारित कार्यों को करते, निर्धारित दिखाए गए रास्ते पर चलना, ठीक है ना। तो समाज को चलाने के लिए सब चीजों की जरूरत होगी, ज्ञान की जरूरत भी होगी, सुरक्षा की जरूरत भी होगी, व्यवसाय की जरूरत भी होगी, और नीचे का काम करने की जरूरत भी होगी। तो इस तरह से हमारे समाज का स्ट्रक्चर था, और हमारा समाज क्या था, विभिन्न वर्गों में विभक्त था, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप इसको कि हमारा समाज पहले से, बहुत पहले से क्या था, बहुत सारे वर्ग में विभक्त था। और दूसरा, हमारे समाज में क्या था, लोग बहुत थे, और लोग होने के साथ साथ एक दूसरे से रिलेशनशिप भी अच्छी थी, और विभिन्न विभिन्न जाति के, विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग हमारे इंडिया में पाए जाते थे। अर्थात हमारे समाज में हिंदू भी होते थे, मुस्लिम भी होते थे, क्रिश्चियन भी होते थे, पंजाबी सिख भी होते थे, और भी तमाम, ये सिर्फ जस्ट ओनली कहा जाता है, और भी तमाम धर्मों के लोग हमारे इंडिया में रहते थे। अर्थात हमारा जो भारतीय समाज है वो बहुत सारे धर्मों को अपने अंदर समाये हुए है। और अगर मैं बात कहूँ तो हमारा समाज बहुत तरह से विभक्त था, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो भाषाओं के आधार पर हो, चाहे वो उनके खान पीन के आधार पर हो, चाहे उनके भौगोलिक जहाँ पर वो रहते थे उस एरिया के आधार आधार पर हो। जैसे आपके कुमाऊं और गढ़वाल 2 भागों में विभक्त है, तो कुमाऊं वाले कुमाऊं नहीं बोलते हैं, गढ़वाल वाले गढ़वाली बोलते हैं, लेकिन दोनों का जो सोसाइटी है उन दोनों में भी बहुत सारी वेरिएशन यानी कि विविधता पाई जाती है। तो इसलिए हमारे इंडिया को कहा जाता है कि विविधता में एकता। अर्थात बहुत सारे समुदाय को हम अपने समाज में स्थान देते हैं, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो बोली के आधार पर हो, चाहे वो उन लोगों के स्थानीय आवेश के आधार पर हो। तो विभिन्न प्रकार के आधार पर हमारा समाज क्या था, विभक्त था। विविधताएं हैं, वेरिएशन है,
और बहुत सारी वेरिएशन हमारे इंडिया में पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि सोसाइटी क्या होती है और सोसाइटी के बाद भारतीय समाज कैसा था वो भी आप समझ गए होंगे। जो लोग समझ गए वो यस टाइप करें, जो लोग नहीं समझे वो नो टाइप करें। सभी लोग यस कह रहे हैं। सोमन, मनीषा, मेघना, सलोनी, मनीषा गोस्वामी, सरबजीत। और ये बाकी के स्टूडेंट क्या करते हैं, ना कमेंट करते हैं ना किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो यहाँ करने क्या आते हैं, ये घूमने आते हैं कि बस फोन को यहाँ रख दिया और अपना काम करते रहो। चलो, मैंने अभी काम की बात की थी ना कि हमारे इंडिया में एक चीज और है, बड़ी कड़वी सच्चाई है कि हम लोग बिल्कुल अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं करते हैं। टीचर अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करेगा, स्टूडेंट अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करेगा, पॉलिटिशियन अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस काम को करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है, उसका उद्देश्य ही नहीं है। हम लोगों का लाइफ में कोई उद्देश्य ही नहीं होता है और इसीलिए हम क्या होते हैं, हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। मैंने कहा कि हमारे समाज में, हमारे इंडिया की ये भी एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? कि हम लोग अपने उद्देश्यों के बारे में कभी चिंता ही नहीं करते, हम अवेयर ही नहीं रहते, हम अपने काम को अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझते हैं। अब देखिएगा, ब्राह्मण ब्राह्मण अपना और ही काम में लग गए। उनका काम था कि समाज को सभ्य बनाना, समाज को नॉलेज देना। और उन्होंने समाज को इतने कर्म कांड में लगा दिया, इतने पूजा में लगा दिया कि भाई अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आप पे शनिदेव है, आप पे ये है, आप पे ऐसा है, आप पे वैसा है, और सबका उपचार भी कर देते हैं। तो क्या इनका जो काम था वो भूल गए। ऐसे ही जो क्षत्रिय थे वो आपस में लड़ने लगे, तो हमारे इंडिया में जो राजा थे एक दूसरे से लड़ने लगे। और जो वैश्य थे तो वैश्य क्या करने लगे, वो अपने व्यापार को भी अच्छे से नहीं करने लगे। तो बहुत सारी चीजें थी जिससे हमारा समाज क्या हो गया, टूटता चला गया। और उसी का फायदा ऐसा हुआ कि एक बार हमारे इंडिया पे अंग्रेजों ने शासन कर लिया था, आप सभी लोग जानते होंगे। तो सोसाइटी की बात चल रही है तो आप लोग समझ गए होंगे, आगे ले चलता हूं मैं आपको। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसे आप लोग पहले से समझते हैं और अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोग मुझे बता रहे थे। देखिएगा, एजुकेशन सबसे बड़ा पॉइंट है किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, उसके डेवलपमेंट होने में या उसको विकास की राह पर ले जाने में। है कि नहीं है? है एजुकेशन सबसे बड़ा पॉइंट? लो, रिस्पॉन्स ही नहीं आते तुम लोगों के। यस सर, 10-10 मिनट में रिस्पॉन्स करते हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिएगा, एजुकेशन क्या करती है, शिक्षा क्या करती है। अभी हम समाज को समझ चुके हैं तो समाज के बहुत सारे पहलू भी होते हैं। कोई समाज होगा तो उसके कुछ वैल्यूज भी होंगे, कुछ उसकी परंपराएं भी होंगी, कुछ उसके आदर्श भी होंगे, आइडियल्स भी होंगे, उसकी नींव भी होगी, और कुछ रूडनेस यानी कि अंधविश्वास भी होंगे, रूढ़ीज भी होंगे। ठीक है ना? अब ये समाज हो गया, ये वाला पोर्शन, ये व्यक्ति हो गया। ठीक है ना? अब इस समाज को अगर हमें बेहतर ले जाना है, ऊंचाइयों पर ले जाना है, इन सब चीजों को एक्सेप्ट करते हुए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने समाज में शिक्षा को इंक्लूड करना पड़ेगा। इस शिक्षा को बढ़िया हमने बना लिया ना, इस एजुकेशन को हमने बढ़िया बना लिया ना, तो फिर हमारा काम क्या होगा, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल हो जाएगा। कैसे सरल हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, शिक्षा समाज को क्या करती है, जो समाज के मेंबर्स हैं उनको क्या करती है, फिजिकली बढ़िया बनाती है। सबसे पहला काम क्या होता है, शिक्षा समाज को या समाज के जो लोग हैं उसे फिजिकली क्या करती है, अच्छा बनाती है। उसके मेंटली, मेंटली कैसे, उसे नॉलेज देती है। फिर उसे सोशली, उसका समाज में जो आंतरिक, जो अंदर से उसका जुड़ाव है वो बढ़िया करती है, अर्थात वो अच्छे से एडजस्ट कर पाता है सोसाइटी में। अगला, ऐसा नहीं कि शिक्षा आध्यात्म नहीं सिखाती है, शिक्षा आध्यात्मिक विकास भी करती है,
शिक्षा बताती है कि ये नेचर है, ये गॉड है, ये प्रकृति है, अगर इसका तिरस्कार करोगे तो इसका नुकसान तुम्हें होगा। तो आध्यात्म से भी जोड़ती है। अगर आप देखेंगे तो पूरे का पूरा जो दर्शन है, फिलोसफी है, वो किससे जुड़ी हुई है? आध्यात्म से जुड़ी हुई है। ठीक है। फिर शिक्षा क्या करती है? बच्चे का, सदस्य का, समाज में जो व्यक्ति है उसका कैरेक्टर को भी बिल्डअप करती है। कैरेक्टर समझते हैं? उसके व्यक्तित्व को निखार देती है, उसके चरित्र को बढ़िया बना देती है। फिर शिक्षा क्या करती है? भाषाई विकास। शिक्षा बालक में, व्यक्ति में, सदस्य में, समाज का जो सदस्य है उसके क्या, उसके भाषा को, उसकी लैंग्वेज को बढ़िया बनाती है ना। फिर शिक्षा क्या करती है? उसका मॉरल डेवलप करती है, उसमें मॉरलिटी लाती है। इससे क्या होता है? उसके कुछ मॉरल होते हैं और वो उन मॉरल्स को, उन नैतिक चीजों को कभी कभी उसे ठेस नहीं पहुंचाता है, मॉरल डेवलप करती है। फिर शिक्षा क्या करती है? संज्ञानात्मक। उसमें ज्ञान जब आ गया है तो ज्ञान के प्रति हर चीज को समझना, कि भाई ज्ञान जब हो गया तो उसका यूटिलाइज करना, तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी करती है। और अगला क्या है? सृजनात्मक। उसमें क्रिएटिविटी भी बिल्डअप करती है ना, क्रिएटिविटी बिल्डअप। आज देखेंगे तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है? हमारी क्रिएटिविटी कहाँ चली गई है? वो एक ऐसी स्टेज पे चली गई है कि आप देखेंगे, टीवी खोल के देखेंगे तो पुराने गाने के रीमेक हो रहे हैं, कोई नया क्रिएटिव काम नहीं हो रहा है। क्रिएटिविटी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि लोग, हम क्या हो गए हैं? हम आधुनिकीकरण की दौड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि हम क्रिएटिविटी करना ही नहीं चाहते हैं। आप देखते होंगे कि जितने भी स्टूडेंट को असाइनमेंट दिया जाता है वो सारे एक जैसे डिट्टो बनाते हैं। क्यों? क्रिएटिविटी करना ही नहीं चाहते। जबकि टीचर ने कहा कि नो बाउंडेशन, कोई बाउंडेशन नहीं बनाओ आप, बट स्टूडेंट भी क्रिएटिव नहीं बनना चाहता है। आप देखेंगे तो मैं आपको बहुत क्रिएटिव तरीके से पढ़ाने का कोशिश करता हूँ और नए नए आइडियाज, नई नई चीजों को इंक्लूड करता हूँ। तो दैट इज माई क्रिएटिविटी। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कैसा कर रहा है, मैं ये भी नहीं सोचता कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, मैं ये भी नहीं सोचता हूँ कि मैं बस ये सोचता हूँ कि भाई किसी ना किसी क्रिएटिव तरीके से जो लर्निंग है, जो टीचिंग है, वो क्या बन जाए, वो एंटरटेनिंग बन जाए, वो अच्छी बन जाए। लेकिन उसके लिए स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन भी आवश्यक है। बट स्टूडेंट क्या है? ना एक्टिव है ना पैसिव है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि जो चीजें वो यहाँ से पढ़ रहा है, इससे अच्छी जगह से भी वो पढ़ सकता है। अर्थात अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब उसे अच्छा लग रहा है तो वो कहीं और से भी इफेक्टिव लर्निंग कर लेता है, इसलिए वो किसी चीज को सीरियसली नहीं लेता है। इसीलिए उसे लगता है कि भाई जब मैं अच्छे से कहीं और से कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ टाइम वेस्ट करने की क्या आवश्यकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं उन पे नहीं जाना चाहूंगा। और मैं ये बात आपको बता रहा था, जो बात एजुकेशन की, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो यस टाइप करें, और नहीं समझे तो नो। तो एजुकेशन इज लाइक ए प्रोसेस। इस प्रोसेस को समझना चाहिए कि ये समाज के साथ हमारा एडजस्टमेंट करता है, हमारी फिजिकली, हमारी मेंटली, हमारी इमोशन, हमारी सोशल, हमारी मॉरल, हमारे करेक्टर को बिल्डअप करता है। और इन सब चीज़ों के लिए हम एजुकेशन को यूज़ करते हैं। और आप जानते होंगे कि एजुकेशन पर कोई भी देश सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। आप जानते होंगे टीचर की सैलरी कितनी होती है, प्राइमरी टीचर की 60,000 70,000। क्यों देते हैं भाई हम उसे? वहां बैठने के लिए? बच्चे ही नहीं है स्कूल में। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम खराब हो गया है। आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जूनियर में जाए, वहां कितनी सैलरी होगी? 80,000 90,000। उससे ऊपर डिग्री कॉलेज में जाए 1-1 लाख। और काम क्या करते हैं वो वहां पे? बैठने का। स्टूडेंट ही नहीं है, पूरा सिस्टम खराब हो गया है। तो इस समाज ने क्या कर दिया है? इस समाज से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति वो अपने काम को भूलकर दूसरे कामों में लग गया है, और कहीं ना कहीं उसके लिए सोसाइटी खुद से जिम्मेदार है। लेकिन एक आशा की किरण जगी है, नई जो पॉलिसी है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उम्मीद करते हैं कि उसके आने से सब कुछ ठीक होगा और फिर से एजुकेशन को लोग समझेंगे। और एजुकेशन का काम जो फिजिकल डेवलपमेंट का था वो हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, तो तमाम सारी जो डेवलपमेंट की बात एजुकेशन करता है वो सारा डेवलपमेंट हो पाए। फिर क्या होगा? हमारा जो समाज होगा, हमारा जो सोसाइटी होगा वो विकसित होगा। ये इमेज आप देख रहे होंगे। तो ये जो स्टूडेंट है, ये जो सोसाइटी का मेंबर है, सदस्य है, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क में या सोचने में लगे रहता है क्या करूं, उसे समझ में ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो उस
क्या के आंसर को, उस क्या करना है या क्या करना चाहिए, इस आंसर को शिक्षा क्या करती है, इसका उत्तर देती है कि ये करो। तो शिक्षा से जुड़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने समाज के मूल्यों को भी समझेंगे, परंपराओं को भी समझेंगे, आदर्श को भी समझेंगे, उसकी नीड को भी समझेंगे, और जो अंधविश्वास वहां फैला है उसे भी समझेंगे और उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखते हैं शिक्षा और समाज। देखिएगा शिक्षा और समाज का बहुत गहरा जुड़ाव है। देखिएगा एजुकेशन समाज को, समाज की हर नीड को पूरा करता है। देखिएगा एजुकेशन, एजुकेशन से क्या होता है, एजुकेशन से लोग टीचर बनते हैं, और टीचर के बाद डॉक्टर। ये टीचर क्या करता है, पढ़ाता है, तो जब ये पढ़ाता है तो लोग डॉक्टर बनते हैं, वकील, लॉ और राइटर बनते हैं इस एजुकेशन से ही। फिर क्या बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। फिर क्या बनते हैं, फिर जो हमारा सुरक्षा वाला पोर्शन है इससे भी एजुकेशन में, अर्थात हमारी समाज को ये चीजें चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, और ये सब चीजें कौन देगा, एजुकेशन देगा। एजुकेशन के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें प्राप्त कर लें। आर यू एग्री विद मी, क्या आप एग्री करते हैं मेरी बात से? एजुकेशन के अलावा कोई ऐसी चीज है जो सब कुछ दे दे, हमें नहीं दे सकती। एजुकेशन ही सोसाइटी को सब कुछ देता है। और देखिएगा मैंने तीन चीजें रखी हैं यहाँ पर, एजुकेशन, एजुकेशन अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, सोसाइटी इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। सोसाइटी में क्या होता है, लोग होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं मानता हूं वो टीचर को मानता हूं। सबसे पहला जो मैं मानता हूं अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार मुझे लगता है कि ये टीचर अच्छा होना चाहिए तो सब कुछ बढ़िया होगा। क्योंकि टीचर क्या करता है, टीचर ही तो बनाता है डॉक्टर, टीचर ही तो बनाता है लॉयर, टीचर ही तो बनाता है राइटर, टीचर ही तो बनाता है इंजीनियर, और टीचर ही तो बनाता है सैनिक। तो आई थिंक टीचर इज द मोस्ट पावरफुल और ऐसा व्यक्ति है जो एजुकेशन को प्रोवाइड करवाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये शिक्षक वाला काम भी खराब हो गया था, जो कि अब नई एजुकेशन पॉलिसी में सही होने के लिए जा रहा है। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो बीएड तो यहाँ कर रहे होंगे लेकिन वो करना नहीं चाहते होंगे, या कहीं ना कहीं दिल से ये जो प्रोफेशन है इसको एक्सेप्ट नहीं करते होंगे। क्यों नहीं करते होंगे, या तो उन्होंने मम्मी के कहने से बीएड में एडमिशन ले ली, या फिर पापा के कहने से एडमिशन ले ली, या फिर किसी के कहने से एडमिशन ले ली, या फिर बहुत सारी गर्ल्स आजकल बीएड इसलिए करती हैं कि ये जो जॉब है ये अच्छी जॉब है और इसमें काम कम करना पड़ता है, और इजीली एक ये जो पेशा है, ये जो प्रोफेशन है, इसमें रेस्पेक्ट बहुत है, तो कुछ लोग ये भी करते हैं। और कुछ लोग इसलिए भी करते हैं कि बहुत इजी काम है। तो ऐसे लोग जब यहाँ आ जाते हैं ना, तो उन्हें नॉलेज होते हुए भी वो अपनी नॉलेज को आगे नहीं पहुंचाते। जब नॉलेज को आगे नहीं पहुंचाते तो हमारे समाज को जो नीड चाहिए वो पूरी नहीं होती है, और हमारा समाज क्या होता है, भटक जाता है। और जब हमारा समाज भटक जाता है तो ना वहाँ अच्छे डॉक्टर्स होंगे, ना वहाँ अच्छे लॉयर होंगे, ना वहाँ अच्छे हमारे राइटर होंगे, ना वहाँ अच्छे इंजीनियर होंगे, ना वहाँ अच्छे सैनिक होंगे। वैसे ये काम तो अभी ठीक चल रहा है, बाकी औरों के विषय में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। ये वाला जो सैनिक वाला पोर्शन है, क्योंकि यहाँ अंदर से फील होती, यहाँ उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो आर्मी में, या आर्मी को दिल से रेस्पेक्ट करते हैं, या आर्मी के लिए बने हैं, या आर्मी को ही सब कुछ मानते हैं। तो इसलिए ये बढ़िया हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो नहीं बनना चाहता वो भी आ जाता है, जो नहीं बनना चाहता वो पैसे से एमबीबीएस की डिग्री खरीद लेता है, जो नहीं बनना चाहता वो भी कहीं अर्जी फर्जी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पढ़ के लॉयर बन जाता है। और ये आजकल तो व्हाट्सएप, फेसबुक तमाम राइटर पैदा कर दिए व्हाट्सएप फेसबुक ने, कि अपने जो फीलिंग है उसको व्यक्त कर दो, कोई उसका शुल्क ही नहीं है। तो तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू क्या हो गया, ये सोसाइटी प्रभावित होती है, और इस एजुकेशन को हमें अच्छा बनाना पड़ेगा, तभी हमारा समाज भी अच्छा हो सकता है। एक चीज और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, देखिएगा अगर किसी देश को बर्बाद करना है ना, तो उसके एजुकेशन और टीचर को खराब कर दो। अगर किसी देश को खराब करना है या बर्बाद करना है, या उसको बिल्कुल खत्म कर देना है, तो उसके एजुकेशन को खत्म कर दो। बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहाँ का एजुकेशन सिस्टम खराब हुआ तो वो बिल्कुल खत्म हो गए।
बिल्कुल खराब हो गए और वो आज ऐसी कैटेगरी में आ गए हैं जहाँ वो कभी पहुंचते उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। तो आज हमने समझा कि एजुकेशन क्या है। मैं शुरू से आपको हाईलाइट एक बार दिखा देता हूँ। देखिएगा, आज हमने डिस्कशन किया कि समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, और इस पेपर का नाम है B401, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है B401, और इसका इंग्लिश में है एजुकेशन इन कंटेम्परेरी इंडियन सोसाइटी। और 10 सितंबर 2020 यूनिट फर्स्ट और फोर्थ मेरे द्वारा पढ़ाई जाएंगी, ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट को भी हमने शुरू नहीं किया, पहले हमने ऑब्जेक्टिव पर चर्चा की, और ऑब्जेक्टिव के बाद फिर हमने समकालीन को समझा, इंडियन सोसाइटी को समझा और शिक्षा को समझा। हमने कॉन्टेम्परेरी वर्ड का मीनिंग भी समझा, हमने वैदिक काल को समझा, हमने बुद्धिस्ट को समझा, हमने मुस्लिम को समझा, हमने ब्रिटिश पीरियड को समझा। तो इससे हमें लगा कि ये जो पीरियड्स हैं एक के बाद एक आते हैं, अर्थात जो टाइम है वो बदलता रहता है, और उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हर चीज़ परिवर्तित होती है। तो इसको समझा। देन फिर हमने सोसाइटी को समझा, फिर उसके बाद हमने रिलेशनशिप को समझा, और ये समाज क्या होता है, इसकी नीड क्या है, इसको समझा। एंड उसके बाद हमने इंडियन सोसाइटी को समझा कि इंडिया का समाज कैसा है। फिर उसके बाद हमने समझा कि एजुकेशन क्या होती है, उससे डेवलपमेंट किस तरह से होता है, और जो समाज है उसकी वैल्यू क्या होती है, परंपराएं क्या होती है, इसको समझा, और एजुकेशन का इसमें क्या रोल है, इसको समझा। एंड देन हमने समझा कि एजुकेशन और सोसाइटी क्या होती है, और किस तरह से जो एजुकेशन का रोल है वो क्या होता है। इन सब चीज़ों को समझने के बाद आई होप आप ये चीज़ें अच्छे से समझे होंगे। और सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।